म्यूट ही रखें और कुछ नाम लेकर पीयूष जी हो गए, जितेंद्र द्विवेदी जी हो गए, संतोष जी हो गए, अपना अपना अरविंद पालावत जी हो गए, ये अपना ऑन करना है अगर संभव हो तो। बस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं और मेरे साथ हमारे सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी और उपनेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी, हम तीनों ही लोग संयुक्त रूप से कोरोना और कोरोना के साथ साथ प्रदेश के अनेक मुद्दों पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। लेकिन जिस विशेष मकसद से मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, यूं तो बहुत सारे मुद्दे प्रदेश की राजनीति में कोरोना से लेके और बाकी जितने मुद्दे हैं उन मामलों के बारे में प्रदेश के मीडिया ने भी समय समय पर मुखरता से उजागर किया है और हम लोगों ने भी प्रतिपक्ष के नाते बहुत सारे मुद्दों को आप लोगों के और जनता के समक्ष रखा है। हमारी तरफ से हमने 27 मार्च को एक पहल की, मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले, उसके बाद अप्रैल में प्रथम सप्ताह में अधिकारियों से मिले, उसके बाद हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को विधिवत रूप से ज्ञापन के जरिए सरकार को चेताया भी। हम लोगों ने ये माना कि इस वैश्विक महामारी को सब लोग मिलकर इस संकट की घड़ी में साथ मिलकर लड़ेंगे। जनता के हित में जल्दी से जल्दी हम इस बीमारी संक्रमण से मुक्ति पाएं। जहां एक तरफ केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम किए और 130 करोड़ की आबादी में प्रतिशत के लिहाज से देखें, इस संक्रमण को रोकने में और उपाय करने में भारत की सरकार ने बेमिसाल काम किए और उसी का नतीजा है कि आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर भारत सुशोभित होगा। तो मैं ये मानता हूं कि दुनिया में कोरोना से भय था, खौफ था, हिंदुस्तान में भी चुनौती थी, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस चुनौती को हमने अवसर के रूप में बदला। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज मैं विशेष रूप से फोकस करूंगा इस प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को लेके कांग्रेस पार्टी ने और खासतौर पर मुख्यमंत्री जी ने खूब सियासत करी और इतनी सियासत करी कि कांग्रेस पार्टी, मैं ये मानता था कि राजनीति करती है, ओछी राजनीति करती है, इतनी ओछी करेगी ये कभी लगता नहीं था। और उसके लिए उन्होंने राजस्थान को ही चुना। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने 1000 बसों के जिस तरीके की नौटंकी राजस्थान में रची, उसकी एक बयान मैंने अभी ट्विटर पे 2 घंटे पहले ट्वीट किया है। उसकी हकीकत जानने के लिए आप लोगों के बीच में मैंने वो वीडियोस पोस्ट किए हैं। जिस तरीके से प्रवासी श्रमिकों को और प्रवासी राजस्थानियों को लेके राजस्थान की सरकार ने, खासतौर पर मुखिया जी ने जो राजनीति की, उसमें न मजदूरों का भला हुआ, न राजस्थान के प्रवासियों का हुआ, न राजस्थान की जनता का हुआ, न राजस्थान की सरकार का हुआ। पहले ये कहा कि हम 4000 बसें राजस्थानी प्रवासियों को लाने के लिए लगाएंगे, फिर जब उसमें विफल होते दिखे तो कहा ट्रेन चाहिए। और ये आप लोगों को मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा कि जिस तरीके से पीयूष गोयल जी ने ऑफर किया कि जितनी ट्रेन चाहिए स्टेट रिक्वायरमेंट भेजेगा, हम ट्रेन देंगे। अनेक प्रदेशों में ट्रेनें चल रही हैं और सैकड़ों की संख्या में चल रही है। राजस्थान में केवल 2.5 के आंकड़े की ट्रेनें चल रही है, उतनी ही डिमांड हुई है और इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसलिए ट्रेन के नाम पे दूसरी सियासत ये की कि टिकट का जब मसला आया तो उस टिकट के मामले में 85% जो रियायत थी, जो सब्सिडी थी, वो रेलवे ने दी। 15% भुगतान कोई एजेंसी करती, सरकार करती, एनजीओ करता, कोई भी करता।
लेकिन सरकार ने उस पूरी 100% टिकट के पैसे पे अपनी स्टैंप लगाई कि ये टिकट का किराया राजस्थान के सरकार द्वारा दे। फिर एक नई सूचना आई कि जो बसें लगेंगी उनका किराया कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। बहुत दिनों तक उसका कोई अता पता नहीं रहा। और इस तरीके से प्रवासी श्रमिकों का मूवमेंट जब सड़कों पर शुरू हुआ तो हमने उनको बार बार चेताया, और आपके संज्ञान में भी है कि खुद कांग्रेस पार्टी के एक विधायक की एक लंबी बातचीत इस मामले में नोकझोंक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान। उसके शाम को दूसरे दिन मैं खुद अजमेर रोड से आगरा रोड की सड़क पे निकला तो ये पाया कि मजदूर सड़कों पे चल रहे थे। मुख्यमंत्री तो दूसरे तरफ कह रहे थे कि मैं एसडीएम को सस्पेंड कर दूंगा यदि कोई मजदूर सड़कों पर चलता हुआ पाया गया। जो बस मुझे मिली उसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, भेड़ बकरियों की तरह उसमें सवारियां ठूसी हुई थी। जो तेलंगाना की ट्रेन से पाली से वो लोग बस से जयपुर में आए। सारे दावे विफल हुए, लेकिन फिर एक नई चीज आई कि पिछले 3 दिन से भरतपुर के बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे और बसें लाके खड़ी करना और उसके बाद उस पर हल्ला मचाना कि उत्तर प्रदेश की सरकार अनुमति नहीं दे रही। इसी क्रम में जब यूपी की सरकार ने पूछा कि कितनी बसें को क्या उसकी डिटेल है, तो जो हास्यास्पद सी बात आई कि उसमें स्कूटर के नंबर भी थे, एम्बुलेंस का नंबर भी था, खटारा बसों का भी था। और ये केवल मैंने नहीं कहा, रायबरेली की उस जिले की कांग्रेस पार्टी की विधायक अदिति सिंह का भी ट्वीट है, यदि आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि ऐसी निम्न स्तर की सियासत की इस समय आवश्यकता नहीं थी। मित्रों, केवल इतना नहीं, आज जब इस चीज को देखने के लिए हमारे अपने लोग जब बॉर्डर पे थे तो बसें खड़ी जरूर थी लेकिन वो खाली थी, कोई श्रमिक नहीं था। और वो लोग पिछले 36 घंटे से वहां खड़े हैं, न कोई सवारी है। आप वीडियो देखेंगे तो उसमें उन बसों के ड्राइवर और कंडक्टर ये कह रहे हैं कि साहब हमें तो ये कहा था कि भरतपुर का चक्कर लगा के वापस आना है, आरटीओ ने हमें कहा। अधिकांश स्कूल की बसें हैं। अब ये बताएंगे कि उसका पेमेंट कौन करेगा। इस तरीके के नाटक की आवश्यकता क्या थी। मुझे सिर्फ यही लगता है कि मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी को बचाने की कवायद में प्रियंका गांधी की चमचागिरी कर रहे हैं कि उनकी कुर्सी बची रहे और ये बस की नौटंकी चलती रहे। ये मजदूरों के साथ भी मजाक है और राजस्थान की जनता के संसाधनों पर एक किस्म से डाका मारने का काम है। और राजस्थान की जनता को, राजस्थान की सरकार को, श्रमिकों को अपमानित करने का काम है। मुझे लगता है कि जिस तरीके की जो सारी सियासत हुई है ये आप लोगों के भी संज्ञान में है। वो वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि हमने वहां पर वस्तुस्थिति देखी है। एक चालक तो बेचारा कोई हार्ट का पेशेंट है, कह रहा 36 घंटे से इंतजार कर रहा हूं और मुझे ये बहला फुसला के लाया गया कि अलवर जाना है, अलवर से भरतपुर जाना है, फिर वापस आना है। तो मुझे लगता नहीं था कि इस तरीके की किसी सियासत की और नौटंकी की आवश्यकता थी। कई और बहुत मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं चाहूंगा कि लगभग प्रतिदिन आज हमने हमारे विधायकों से संवाद किया, राजस्थान के तमाम विधायकों से, हमारे सांसदों से इससे पहले हम संवाद कर चुके। अनेकों जमीनी मुद्दे उनके जरिए हमारे पास में आए हैं। उन मुद्दों की जानकारी आप लोगों के समक्ष हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी रखेंगे क्रमशः, और कुछ दूसरे जो मसले हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे उपनेता श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी। तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को ये आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात आप लोगों के बीच में रखेंगे। आदरणीय बंधुओं, आप सबको मेरा अभिवादन। मैं सोचता हूं कि प्रवासी राजस्थानियों को लाने के लिए अगर सबसे पहले पहल करके हिंदुस्तान में मैं सबसे नंबर 1 पे रहा, इसका श्रेय लेने का प्रयास अगर किसी ने किया तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। और उसके साथ ही उन्होंने एक और काम कर दिया कि आप तो ऑनलाइन अप्लाई करो। सारे
इस हिंदुस्तान में रहने वाले राजस्थानी भाइयों ने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। लगभग 12 लाख लोगों ने अपनी अप्लाई कर दिया और लोगों को लगा कि अरे राजस्थान का मुख्यमंत्री तो वास्तव में महात्मा गांधी का चेला है और हम सबके भले के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है, तो सबने बहुत तारीफ की। लेकिन जब हकीकत निकलने का सवाल आया तो वास्तव में न तो ट्रेन उपलब्ध थी, न ले जाने की गाड़ियां उपलब्ध थी। जब इस बात को कहा तो लोगों ने एक तरह से पैदल ही चलना शुरू कर दिया। और मैं जिस ट्राइबल क्षेत्र से आता हूँ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, मेरे हजारों ट्राइबलों ने पैदल चल चल करके जंगल और पगडंडियों के रास्ते से इस प्रदेश में प्रवेश कर लिया। मैंने अपनी एक चिट्ठी लिखी थी उन्हें कि अब कुछ आपने छूट दी है कि जो अपनी स्वयं की गाड़ियां वो आ सकता है, जो स्वीकृति लेकर के आ सकता है। तो मैंने कहा था कि रतनपुर बॉर्डर पर आप अपना पूरी मशीनरी लगाओ, ठीक प्रकार से टेस्ट करें, वहां लोगों को छाया मिल जाए, भोजन मिल जाए। मेरी वो चिट्ठी आज भी उनके पास है, कोई व्यवस्था नहीं हुई और वहां भी आकर के लोग जिस प्रकार के हालात में रहे। अब इस मुख्यमंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूँ, 12.5 लाख लोगों को आपको लाना है और अभी तक एकमात्र राजस्थान ऐसा है जिसमें कल रात तक केवल 32 ट्रेनें आई है। अब इस 32 ट्रेन को अगर आप 1200 से गुणा भी कर लो तो ये 40,000 लोग आए हैं। इन 40,000 लोगों को इतने दिन में लाने के बाद आप इस क्रम से लोगों को आपने गुड़ तो लगा दिया उनके कोनी पर कि हम आपको ले जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि राजस्थान की सरकार ने अपनी तरफ से न तैयारी की, न प्रदेश हिंदुस्तान के रेल मंत्री से अपनी डिजायर दी कि हमको कितना आना है। और इसका उल्टा प्रभाव, मैं किसी जाने वाले से कोई नाराज नहीं हूं, लेकिन राजस्थान से जाने वाली ट्रेनों की संख्या आने वाले ट्रेनों से 1.5 गुनी से ज्यादा है। इसका मतलब आपको प्रवासी राजस्थानियों को लाना आपकी प्रायोरिटी नहीं। फिर आपने एक और नया खेल खेला कि कोई भी पैदल जा रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, तुम और सब हम बराबर पिक्चर देख रहे हैं कि राजस्थान की सीमा में हजारों मजदूर सर पे और गठरी बांधकर छोटे बच्चे को लेकर के माँ बहनें जिस प्रकार से चल रही है, दृश्य करुणामय किसने नहीं देखा। लेकिन उन्होंने एक आदेश और जारी कर दिया कि अगर कहीं से कोई पैदल चलता दिखेगा तो मैं एसडीओ को सस्पेंड करूंगा उसके खिलाफ। मैंने उनसे प्रश्न पूछा, पत्र लिखकर पूछा कि कृपा करके महाशय जी इतना बता दो कि आपने अब तक राजस्थान में पैदल चलते हुए लोगों को देखा तो है नहीं, आपके नॉलेज में आया नहीं आया। अगर आपने किसी एसडीओ के खिलाफ अगर एक लाइन कहीं लिखी और कार्रवाई की हो तो यह भी समझ में आता है कि कुछ नहीं। आज भी जो जिस प्रकार से लोग पैदल जा रहे हैं और जिस दर्दनाक स्थिति में जा रहे हैं, अब वो व्यवस्था की कि सब जगह खाना मिलेगा। अरे ये तो राजस्थान का भाग्य, ये भामाशाह का प्रांत है। लोगों ने व्यवस्था करके इन चलने वाले लोगों को किसी को 18 घंटे में, किसी को 12 घंटे में भोजन उपलब्ध कराया। तो ऐसी दर्दनाक स्थिति जिस प्रकार से की। फिर एक सवाल जो बार बार खड़ा करते हैं, मैं उनसे सवाल करना चाह रहा हूँ आज, क्या मैं राजस्थान को क्या दिया। मैं सोचता हूं कि वो स्वयं इस बारे में पढ़े। मैंने पहले भी कहा कि 17,230 करोड़ का तो मैंने डिटेल बताया था कि नरेगा में ही आपको जो 2800 करोड़ तो अभी एडवांस मिला, 7100 करोड़ पहले मिला है। आपने देखा होगा कि राजस्थान की 1,56,00,000 महिलाओं को 2 महीने का 500 रुपया डाला है ना। किसान सम्मान निधि का पैसा इनको मिला है। आपदा राहत में इनको 1100 करोड़ रुपया मिला है। डीएमसी का पैसा जो है वो इनको मिला है। इससे भी ज्यादा मैं आगे इस पैकेज में आता हूं जिसके बारे में अभी तक एक शब्द नहीं बोले। इन्होंने मांग की थी कि हमको जो है राजस्थान को जो 3% की लिमिट है जीडीपी की, इसको आप 5% बढ़ा दी जाए। इस पैकेज में वो 5% बढ़ा दी और उसके कारण से लोन लेने की कैपेसिटी की, उसके बारे में इन्होंने धन्यवाद नहीं दिया। पहले आपको ओवरड्राफ्ट लेने की जो क्षमता थी वो केवल आपको 14 दिन की क्षमता थी। उस 14 दिन की क्षमता को बढ़ा करके 21 दिन तक आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, ये पैकेज में है। पहले 3 महीने में आप केवल 32 दिन ओवरड्राफ्ट ले सकते थे, अब आपको सीमा बढ़ा करके 50 दिन ओवरड्राफ्ट लेने कर दिया। वेज और मील्स में जो आपकी
क्षमता थी वो 40% तक आप वेज एंड मील्स आगे ले सकते थे, उसको बढ़ा करके उन्होंने 60% कर दिया। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि कुछ इसमें से मदद मिली। मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये जो नरेगा के बारे में जो बात कर रहे हैं कि हम जो भी प्रवासी आएगा उसको एक तो खाने के लिए केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी कि 2 महीने का उनको मुफ्त अनाज दे दीजिए। ये बातें करें, पर मैं अभी आपके माध्यम से उनको चुनौती देता हूं। राजस्थान में आने वाले किसी प्रवासी मजदूर को जो आपकी इस बीपीएल और बाकी सेवाएं नहीं आता उसको अनाज बांटा हो तो कम से कम उस लिस्ट को जारी कर दे कितने को बांटा है। अभी तक उन्हें अनाज नहीं मिला। फिर आपने देखा कि हमारे मंत्री पायलट साहब ने कहा कि हम सबको उनको नरेगा में मजदूरी लगा देंगे। अभी तक अगर आपने जॉब कार्ड ही जारी कर दिया हो तो वो जॉब कार्ड की संख्या बता देना जिले के अनुसार कि हमने अपने इनको राजस्थान में 2.5 लाख से अधिक एक तरह से प्रवासी मजदूर आ गए हैं। और मेरा जो क्षेत्र है ट्राइबल क्षेत्र वो तो पूरा का पूरा इसी से भरा हुआ पड़ा है। मैं सोचता हूँ कि 40,000 करोड़ रुपया नरेगा में एक्स्ट्रा दिया तो किसके लिए दिया? नरेगा की रेट को बढ़ाकर 220 रुपया प्रतिदिन किया तो किसके लिए किया? मैंडेट बढ़ा करके हिंदुस्तान में 300 करोड़ वर्किंग डे किया तो किसके लिए किया? आपको पहले अप्रैल के महीने में 46,000 करोड़ रुपया जो आपका बनता था वो आपको एडवांस में दिया नहीं दिया। और उसके बाद अप्रैल और मई में है ना, आपको अप्रैल और मई में चल करके उन्होंने फिर आपको एडवांस पेमेंट दिया है 11,000 करोड़ रुपया का हिंदुस्तान में। मैं सोचता हूँ इतना सब करने के बाद भी जिस चतुराई के साथ ये जो बोल फेंका करते हैं, अब ये बोल इन्हीं के पाले में गिर रही है। मैंने बार बार पूछा, आप पूछते प्रधानमंत्री जी के फंड में इतना पैसा गया, क्या किया? उन्होंने तो 3100 करोड़ रुपया जारी कर दिया। भले आदमी आप बताओ कि हमने सीएम फंड में 24 तारीख को राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष के लोगों ने फार्म भर के 1 महीने की तनख्वाह उसमें डाल दी है और बाकी सब लोगों ने भी डाली है। आपने अपने मुख्यमंत्री कोष में से इस जनता के पास अगर 1 पैसा भी दिया हो किसी फंड में तो उसका नाम बता दीजिए कि हमने किसमें से दिया है। सच में ये जो जिस प्रकार की सवाल इन्होंने खड़े किए ना, मैं उनसे कहता हूं कि अच्छा हो या एक दिन आप और हम आमने सामने आ जाएं। ये विधानसभा तो नहीं है पर कम से कम ये मीडिया तो सामने है। ये अपने सवालों का जो सवाल जवाब हो जाए यहाँ हो जाए। ये ट्विस्ट करके बातों को फेंक करके वाहवाही दे करके आपने ये बड़ा अपनी पीठ थपथपाई कि सबसे पहले लॉकडाउन करने वाले में हिंदुस्तान में कौन? तो अशोक गहलोत। और जब दूसरे दिन 24 तारीख को देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की तो सवाल खड़े करने का लगे। तो आपने पीठ किसके लिए थपथपाई? मैं सोचता हूं कि अगर उस समय जो जहां था वहीं अगर रहता और ये मरकज नहीं होता तो हिंदुस्तान इस त्राही से बच जाता, जिसके बारे में भी तुमने बोलना उचित नहीं समझा। और आज जो कुछ भी स्थिति है, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक बात बहुत आदर्श भी करते हैं लेकिन हकीकत में नहीं मिलता है। आज भी सारा राजस्थान इस बात को जान रहा है कि बोलता कुछ है और करता कुछ और है। यह जो दोहरापन है ना, ये राजस्थान को इस संकट से नहीं बचा पाएगा। और अब जिस तरह से आपने देखा होगा राजस्थान में स्प्रेड हो रहा है, वो एक चुनौती है इनको। पहले तो कुछ शहरों तक था, अब ये गांवों तक पहुंचा है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए पहले कहते थे कि हमारे पास जांच का इतना, आप तो 12,000 का प्रतिदिन का आप जांच कर लेते हो, फिर तो कम से कम कंट्रोल होना चाहिए ना। फिर ये स्प्रेड क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन सवालों का जवाब आदरणीय मुख्यमंत्री जी दे देना। और ये राजनीति में पत्थरबाजी का काम मत करिए। ईमानदारी से इस महामारी से अगर लड़ना है तो सच्चे मन से जो कर सकते हो उतना ही बोलो, जो नहीं कर सकते वो मत बोलो। इतनी मेरी विनम्र प्रार्थना है। आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत। लगभग सभी बिंदुओं पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कह दी। मेरा तो सिर्फ इतना ही आग्रह है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी जी ने हिंदुस्तान के उन 8 से 12 करोड़ प्रवासी श्रमिक जो इस कोरोना वैश्विक बीमारी के कारण अपने गंतव्य स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, उनके मन में ये आशा जगाई थी कि वो कांग्रेस पार्टी उनका किराया देगी।
और पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से ऊंचा नगला बॉर्डर पर जिस प्रकार का नौटंकी हो रहा है, सरकार के 2 मंत्री और 2 बड़े नेता कांग्रेस के लगभग 223 बसों को लेकर खड़े हैं और कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें अनुमति नहीं देती। मेरा सवाल है, ये अंतर्राज्यीय परमिट के बिना कोई भी बस का आवागमन संभव नहीं है। ये बसें जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, आप मात्र दिखावा करने के लिए इस प्रकार की बात करते हो। और हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कहते हैं सुरजेवाला जी कि टाइपिंग मिस्टेक से 2 पहिया वाहनों के नंबर इंदराज होंगे। मैं समझता हूं कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी, राजस्थान की हुकूमत जो 2 धुर पर बटी हुई है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी प्रशंसा की है प्रियंका जी की, सिर्फ इसी बात को लेकर कि उन्हें मौका मिल गया प्रियंका जी का भी विश्वास वो जीत लें। मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही, 24 अप्रैल को राजस्थान की सरकार ने पोर्टल पर श्रमिकों को नाम इंदराज करने प्रारंभ किए और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 22,17,000 नाम इंदराज हुए हैं और इनमें से 12,90,000 लोग राजस्थान आना चाहते हैं, 9,27,000 जाना चाहते हैं और इनमें से 90% लोग, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा 90% जो आए हैं, लगभग 2.5 लाख लोग आए हैं, अपने संसाधनों से आए हैं और 90% के अंदर जो सरकार दावा कर रही थी, हमने 9 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग कर ली, वो 90 करोड़ से ज्यादा लोग जो पिछले 1 सप्ताह के अंदर जो लोग आज राजस्थान में आए हैं 2.5 लाख के लगभग, उनमें से 888 लोग आज संक्रमण को फैलाने में अपने एक तरह से उनके कारण से संक्रमण फैला है। राजस्थान के अंदर जितने प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनको रोजगार देने की बात महानरेगा से जोड़ने के लिए पैकेज के अंदर 40,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में। उनको 2 महीने तक उनको खाद्यान्न मिले, 3500 करोड़ रुपए का अलग से इंतजाम किया, राज्य सरकार पर छोड़ा कि वो जल्दी से जल्दी सर्वे करके इन दोनों योजनाओं के साथ इनको जोड़े। अभी तक राजस्थान सरकार ने इस काम के लिए पोर्टल तैयार नहीं किया, इस काम के लिए कोई बुनियादी तौर पर किस प्रकार का सर्वेक्षण होना चाहिए उसके बारे में भी किसी प्रकार की बात नहीं की। राजस्थान की सरकार ने 4,000 बसों का दावा किया, पूरी सरकार लगी, उसके बाद भी 300 से भी कम बसें ये यूपी बॉर्डर पर नौटंकी करने के लिए ले जाने में भी कामयाब नहीं हुई। मैं समझता हूं इस प्रकार के संवेदनशील विषय पर राजनीति से बात आना चाहिए। आज जिस प्रकार का वातावरण बना है, हम सब लोग इस वैश्विक महामारी में सरकार के सहयोगी बनना चाह रहे थे, परंतु सरकार ने जिस प्रकार की राजनीतिकरण किया है, चाहे वो खाद्यान्न वितरण की बात हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता एमएलए एमपी पर मुकदमा करने की बात हो, हर मामले के अंदर कांग्रेसीकरण करना ये शोभा नहीं देता। मैं खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसी 15/5 को एक ऑर्डर जारी किया। 26 ऐसे कैटेगरी, इन्होंने खुद ने कहा कि मजदूर और दैनिक मजदूर के रूप में काम करने वाले लोग जो रोजगार से वंचित रह गए, उनके लिए खाद्यान्न और आवश्यक सहायता के लिए इन्होंने सर्वे प्रारंभ करने की बात कही और ये कहा कि ये सर्वे, मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं आज के दिन, यानी 20/5 तक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और 24/5 तक शहरी क्षेत्र में ये सर्वे पूरा होना था। आज सर्वे के नाम पर प्रारंभिक तौर पर जो डेटाबेस इनको तैयार करना था, जो 17 मई को तैयार करना था, गांववार और वार्डवार, एक भी राजस्थान में इस प्रकार का डेटा तैयार करने में सरकार सफल नहीं हुई। और इन्होंने जब कहा कि जन आधार के बेसिस पर डेटाबेस तैयार करेंगे, आज जन आधार कार्ड से राजस्थान के अंदर सरकार खुद ये मानती है 17,50,000 के लगभग लोग जुड़े हैं राजस्थान के अंदर, जो जिस बेस पर के आधार पर ये सर्वे करने की बात करें और जिस मोबाइल ऐप के आधार पर इन्होंने कहा कि ये सर्वे भौतिक सर्वे इसमें प्रपत्र नहीं होगा, मोबाइल ऐप से होगा। आज की तारीख में किसी भी स्थान पर ये मोबाइल ऐप गया नहीं और इस सर्वे के अंदर इन्होंने भिखारी से लेकर जो मंदिर में पूजा करने वाले
उन पुजारी तक को शामिल किया है, 26 अलग अलग कैटेगरी का, और सारे श्रमिक श्रेणी के लोग हैं। ये एक प्रकार से घिनौना मजाक सरकार कर रही है। सरकार का काम है घोषणाएं कर देना, कभी मजदूरों के लिए एक्सचेंज स्थापित करने की बात करना, कभी किसानों के लिए 3% पर लोन देने की बात करना। मैं पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार की घोषणाएं सरकार कर रही है, क्या सरकार ने इसके लिए वित्तीय व्यवस्था करने की बात कही? आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, राजस्थान के अंदर पिछली खरीफ के 460 करोड़ रुपए राज्यांश के सरकार ने दिए नहीं, केंद्रांश इसलिए जोड़ा मिला नहीं, और राजस्थान के किसान आज भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जो मुआवजा उसको मिलता उससे वंचित है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो 2-2 हजार रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में दी है, आज उनके 28% ऐसे किसान राजस्थान में वंचित है जिनका डेटा नहीं भेजने के कारण आज उनके खाते में पैसा नहीं आया। केंद्र सरकार ने कहा कि जो एमएसपी पर खरीद होगी 5 ग्राम पंचायत पर एक खरीद केंद्र होगा। मैं समझता हूं आज ये सरकार केंद्र सरकार के निर्देश पर एमएसपी खरीद होने में हेल्डिंग एजेंट का काम कर रही है, उनकी पालना भी ये सरकार कर नहीं रही है। और जहां तक जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार 3,500 रुपए 2 महीने के खदान के लिए केंद्र सरकार ने मंजूर किए, 40,000 करोड़ रुपए नरेगा के लिए मंजूर हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए, सरकार की इसके बारे में कोई तैयारी नहीं है। और बार बार मुख्यमंत्री जी मांग करते रहे कि हमारे राज्यों के अंदर जो जीएसडीपी का 3% था उसको बढ़ाकर 5% किया जाए ताकि हम और ज्यादा ऋण ले सकें। मैं पूछना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर जब 3% का कैप था जो अधिकार इनके पास था, उसके आधार पर सबसे कम अगर किसी भी योजनागत किसी इस पूरे मामले में ऋण लिया तो राजस्थान की सरकार ने लिया। आज राजस्थान की जो खुद की इनकी 1,16,000 करोड़ का जो प्लान है, उसमें से कितने प्लान साइज में किस किस में कटौती करके कितनी राशि इन्होंने इस कोरोना के वैश्विक महामारी से निपटने के लिए खर्च कर दी, साफ कोई उसके लिए सामने आना चाहिए। राजस्थान की सरकार सिर्फ अपने केंद्रीय नेता और विशेष तौर पर एक परिवार को राजी करने के लिए इस प्रकार का सियासत का प्रपंच कर रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मोटे तौर पर चूंकि प्रदेश अध्यक्ष जी ने और नेता प्रतिपक्ष जी ने सारी बात कह दी, इसलिए मुझे 2-3 बिंदुओं पर ही आपका ध्यान आकर्षित करना था। बहुत बहुत धन्यवाद।